आज हम करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपका PHE 9 ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर है, ये वाला यूनिट 2 वाला। आज हम ये करेंगे। तो देखिए, इस यूनिट से वैसे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, जो पूछता है मैं उसको कवर करता हुआ चलूँगा। फिर भी आप अगर ये चीज़ें देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं, ऐसी नॉलेज के लिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी है ये चीज़ आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें। खाली इसे देखें कि ये क्या बोल रहा है और क्या कौन सा एंगल कैसा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है, फर्मेट्स प्रिंसिपल। ये आता ही आता है कभी ना कभी, 2-3 साल के पेपरों में ये देखा गया है मैक्सिमम टाइम। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बोल क्या रहा है, एनी लाइट रे बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग अ लाइन रिक्वायरिंग द मिनिमम ट्रांसमिट टाइम। तो देखिए, ये जो इसका बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई 2 पॉइंट हैं, तो जो लाइट रे है वो वाला पाथ चुनेगी जिसमें इसे मिनिमम मतलब सबसे कम टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। मान लीजिए एक ये है, एक ये है, तो लाइट यहाँ से पहुँच सकती थी, यहाँ से पहुँच सकती थी, यहाँ से पहुँच सकती थी, पर ये वाला पाथ चुनेगी क्योंकि इसमें सबसे कम टाइम लगेगा, ये स्ट्रेट है। अब दिक्कत ये है कि किन्हीं किन्हीं लॉ में जो है ये चीज़ फेल हुई है, लेकिन हमें उस तक नहीं जाना है क्योंकि वो अभी हमारे कोर्सेज़ में है नहीं। हमें खाली ये देखना है कि हमारे कोर्सेज़ में क्या क्या है। तो कोर्सेज़ के मुताबिक अगर हम चलें तो वो बोलता है एनी लाइट रे, कोई भी लाइट रे जो ट्रैवल करती है बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स। 2 एंड पॉइंट्स की बोला उसने क्योंकि देखा अगर आप, वो बोलता खाली बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो मान लो ये कोई लाइन है, तो आप ये बोल देते हैं कि ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, या ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, या ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए उसने एंड पॉइंट बोला। मतलब अगर ये लाइन है तो ये और ये वाला पॉइंट, 2 एंड पॉइंट बोला उसने। वरना आप किसी भी लाइन में ये भी ले सकते थे, ये भी, इसलिए उसने बोला 2 एंड पॉइंट। एनी लाइट रे ट्रेवल 2 एंड पॉइंट्स अलोंग अ लाइन, दोनों एंड पॉइंट्स अलोंग अ लाइन रिक्वायरिंग द मिनिमम ट्रांसमिट टाइम। मतलब जो रिक्वायर करेगी मिनिमम ट्रांसमिट टाइम, मतलब सबसे कम जो टाइम लगेगा जिसपे उस लाइट रे को वो फॉलो करेगी वो पाथ जाने के लिए। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन आता है, इसको देखते कैसे करना है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका प्रिंसिपल है। पहले ही जो मैंने बताया, एनी लाइट रे ट्रेवल बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट से अलोंग लाइन, उस लाइन के अकॉर्डिंग जाएगी जो उसे रिक्वायर करेगी मिनिमम ट्रांसमिट टाइम। ठीक है, अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सी अपॉन वी। तो ये सी क्या है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, और ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या करना है, लेट द टाइम टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट इन ट्रैवलिंग स्मॉल डिस्टेंस ds इन dt टाइम। हमने छोटे से के लिए क्यों लिया, ताकि हमारा परफेक्ट आ सके। बड़े के लिए हमें पता नहीं, इसलिए हम छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे ताकि ओवरऑल आ जाए। तो आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये देखिए, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब हमने क्या बोला है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है, मतलब वेलोसिटी इक्वल्स टू छोटा डिस्टेंस लिया है अपॉन छोटा टाइम। अब लेकिन आपको चाहिए क्या, टाइम टेकन। टाइम टेकन के ही पीछे हम इस पूरी डेरिवेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि उसने जो वो लॉ बताया था ऊपर, उसने टाइम पे ही लिखा था मिनिमम ट्रांसमिट टाइम। तो इसलिए हम पूरे जो ये डेरिवेशन में टाइम के पीछे ही पढ़ेंगे। अब आपको डी टी की वैल्यू निकालनी है, तो डी टी क्या हो गया, डी एस बाय वेलोसिटी। ये देखिए, डी टी इक्वल्स टू डी एस बाय वेलोसिटी। तो इसको आपको इक्वेशन मान लेना है, और ये वाली इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है वी के पास आपको ये वाली वैल्यू डाल देनी है। वी की वैल्यू ये क्यों डाली आपको लास्ट में पता चल जाएगा, ताकि कॉमन आ सके, क्योंकि सी क्या हो, कॉमन होता है इसलिए। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज हो सकता है, पर सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वो कांस्टेंट रहेगी। अब देखिए 1 और 2 को यूज़ किया तो यहाँ वी था, वी की जगह हमने लिख दिया सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आ गया तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप की बनेगी। आगे की डेरिवेशन ये है कि अब टोटल टाइम टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ए टू बी। अब हम टोटल टाइम टेकन देख रहे हैं रे ऑफ लाइट का। हमने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड। अभी इसको मत देखिए, अभी इसको देखिए, इंटीग्रेशन किया हमने दोनों साइड। जब डी टी का इंटीग्रेशन होता है तो आपको पता होना चाहिए जो कॉन्स्टेंट टर्म होता है 1, उसका वो बन जाता है जो उसका वो है। मतलब जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में अगर मैं 1 का डी एक्स करूँ, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 करूँ तो डिफ्रेंशिएशन तो हो जाता है 0। लेकिन अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ ऑफ और डी टी, तो ये वो आ जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये टी आ जाता है। अगर मैं करूँ 1 का डी एक्स, तो ये क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे ये है डी टी है, तो इसका ये आ जाएगा टी, और ये ऐसे ही रहेगा। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड फॉर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा,
जब भी हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते थे तो इसे डिफ्रेंशिएट करते थे, तो वही यहाँ पे करना है, डिफ्रेंशिएट करके इसको इक्वल रख देना है 0 के। जब वैल्यू आती है तो उससे हम मैक्सिमा और मिनिमा देखते हैं, वही चीज़ में भी करनी है आपको। dt ये आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब आप उसको 0 के इक्वल रखेंगे। अब जो डेरिवेटिव होता है हम उसे 0 के इक्वल रखते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर है, अब आपका इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो आप सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करते हो, उसके बाद इक्वल टू 0 रख देते हो। लेकिन ये क्या है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, मतलब ये क्या है, आप उसको पता नहीं, आपको डिफ्रेंशिएशन आप उसको कर नहीं सकते क्योंकि किसी की भी आपके पास वैल्यू नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली इसके इक्वल रख दोगे 0 के। अब जब आपने इसे 0 के इक्वल रखा तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। सी जो है यहाँ जाके 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। अब आप या बोल दो मैक्सिमा और मिनिमा, या तो आप बोल सकते हो एक्सट्रीमम, कुछ भी आप बोल सकते हो, या तो मैक्सिमम और मिनिमा बोल दो या तो एक्सट्रीमम बोल दो। इस कंडीशन में ये चीज़ जो है ये एक्सट्रीमम हो जाएगी, ठीक है, या तो मैक्सिमम मिनिमा, जो आपका मन करे। और ये जो है कांस्टेंट टर्म ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा ds। अब मैंने दोबारा बोला था कि ds का जो डिफ्रेंशिएट होता है, जैसे कि यहाँ पे था dt का डिफ्रेंशिएशन हुआ t आया, वैसे ही यहाँ पे क्या है ds का डिफ्रेंशिएशन होगा s आएगा। इसको हम एक्सट्रीमम के इक्वली रखेंगे क्योंकि सब वही चलते आ रहा है, इसको हमने सॉल्व किया है। अभी जो s है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल बाय a to b, हमने छोटा सा डिस्टेंस लिया था और ये बड़ा डिस्टेंस हमने पूरा निकाल दिया है। हमने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया था, यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं बनाया, मतलब मान लीजिए एक कोई ऐसा एक पाथ है a to b, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, तो हमने कोई छोटा सा डिस्टेंस लिया था ds और dt टाइम पे, ठीक है। तो ये छोटे से डिस्टेंस से हमने पूरा डिस्टेंस निकाल दिया है, ये देखिए ये हमने पूरा डिस्टेंस निकाल दिया है। उसके बाद इसी को आप ये बोल सकते हो ऑप्टिकल पाथ, इसे डिनोट किया जाता है डेल्टा से, तो इसको आप ऑप्टिकल पाथ भी बोल सकते हो। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये पूरी डेरिवेशन यही है। अगर आपको बोलता है प्रूफ फर्मेट्स प्रिंसिपल, तो ये आप ऐसे करके लिखते हुए आएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, फर्मेट्स प्रिंसिपल तो आपका हो गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो अब बाकी अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर से मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली बात तो ये यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल ड्राइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखे गए, तो इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये वाला यूजिंग फर्मेट्स प्रिंसिपल डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन के टाइम होता क्या है, जब भी कोई रे आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और किस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मेरा नॉर्मल है, ये आई और ऐसे गई, ये कोई मीडियम है, m से m' तक ये कोई मिरर है। अब ये यहाँ से आई, यहाँ से गई। अब देखिए ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ये जो है मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ये कोई है नहीं, मतलब ये एक वेव है, यहाँ से यहाँ आई, तो ये मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है। तो फर्मेट प्रिंसिपल अगर वो बोलता है आपको कि यूजिंग फर्मेट प्रिंसिपल डिराइव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप पहले फर्मेट प्रिंसिपल लिखेंगे, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब वही कंडीशन दिखानी है, टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ द टाइम विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। अब हमें सबसे पहले ये करना है। अब दिक्कत यह है कि इसको करने के लिए आपको t निकालना पड़ेगा, और t निकालना कहाँ से है, p से q तक, q से r तक का t आपको निकालना है। तो अब हमने क्या किया, कंसिडर किया एक प्लेन में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है m से m', ये रहा m से m' तक का, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट p, यहाँ से स्टार्ट होती है, रिफ्लेक्ट द सरफेस m', इस सरफेस को रिफ्लेक्ट करती है एट पॉइंट q पे। अब हमने लेट किया है कि p इक्वल्स टू h1, ये वाली, इस वाली हाइट को हमने h1 माना है। आप x1 y1 z1 कुछ भी मान सकते हैं, x मत मानना बस, क्योंकि x यहाँ ऑलरेडी है। h1 मान लिया इसको, h2 मान लिया इसको, क्योंकि आप देख रहे होंगे दोनों हाइट ही हैं। इसको हमने कंस्ट्रक्शन किया है, pf को हमने l माना है। अब देखिए इसको हमने इस डिस्टेंस को माना है x, और इस पूरी वाली को माना है l। तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, अगर ये x है ये l, तो ये ऑटोमेटिकली ये l माइनस x आएगी। बड़ी वाली जो डिस्टेंस होता है उसे आगे रखते हैं, वरना अगर डिस्टेंस नेगेटिव में होती नहीं है, इसलिए बड़ी वाली को आगे रखते हैं, छोटी वाली से उसे माइनस करते हैं। 25 में से 2 माइनस करोगे तो 23 आएगा, लेकिन आपने अगर 23 में से 2 माइनस किया तो 2 माइनस किया 23 में से, तो नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने देख लिया QF L माइनस एक्स, बड़े में से छोटे को माइनस किया, ये आया। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल PEQ, ये वाला अब हमने ये वाला ही क्यों छेड़ा, क्योंकि देखिए हमें PQ की चाहिए, PQ चाहिए हमें PQ और QR चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि अब जब डिस्टेंस हमें मिल जाएगा तो हम वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाकर हम ये निकाल सकते हैं, इसलिए हमें PQ चाहिए। अब PQ कैसे, ये आपको पता है,
ये आपको पता है, पाइथागोरस लगा दो ये आ जाएगी पी क्यू। ये देखिए ये पाइथागोरस लगाई मैंने तो पी क्यू आ गया मेरा h1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली आर एफ क्यू, इसी तरीके से आप आर एफ क्यू में भी लगाएंगे तो आपकी जो डिस्टेंस है आर क्यू की वो भी आ जाएगी। अब टाइम टेकन बाय आर रे ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था टाइम टेकन की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको टाइम चाहिए तो डी टी इक्वल्स टू डी एस बाई वी। अब डी एस बाई वी, अब डिस्टेंस कितना है आपको पता है पी क्यू है और वी क्या है वेलोसिटी, तो ये सी वेलोसिटी है यहाँ पर। तो पी क्यू की वैल्यू आपको ऊपर रखनी है क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और आपको टाइम चाहिए तो आपने इसलिए आपको इसे इंटरचेंज करके फॉर्मूला बनाना है। पी क्यू अपॉन सी, पी क्यू की वैल्यू आपको पता है और ये आपका सी, तो यहाँ से आपका निकल गया T1। सिमिलरली टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट Q2R, पहले यहाँ से यहाँ तक का निकाला फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाला तो ये आपका निकल गया T2। अब आपको टोटल टाइम टेकन चाहिए बाय रे ऑफ लाइट इन ट्रैवलिंग P टू Q से R तक जो गया था आफ्टर रिफ्लेक्शन एट पॉइंट P रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम M टू M डैश। ये लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। अब टोटल टाइम टेकन आपने दोनों को ऐड कर लिया। अब आपको पता है कि जब आप जो मिनिमाइज़ करते हो, मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशन जब आप चेक करते हो तो आप डिफ्रेंशिएट करते हो। टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0। अब ये जो t है जो आपका t टोटल आ गया इसको आपने क्या करना है डिफ्रेंशिएट करना है ताकि आप मैक्सिमम मिनिमा निकाल सको। अब आपने क्योंकि फर्मेट प्रिंसिपल के हिसाब से चलना है, हमें फर्मेट प्रिंसिपल में क्या करते थे हम लास्ट में मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करते थे, तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे भी करनी है, डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपकी जो इक्वेशन कुछ इस टाइप की आएगी। अब 1/c दोनों में से इक्वल ले लीजिए। अब 1/c क्या है, जीरो से जो अपॉन में जीरो से जोड़ के इसे वहाँ भेजेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वल रख लीजिए। अब आपको पता होना चाहिए, अब देखिए ये इन एंगल्स को देखिए आई और आर। अगर आप इसमें साइन आई लगाते हैं, साइन आई क्या होता है पी एच, पी क्या होगा इसके आगे वाला पी बोलते हैं, इसके आगे वाली जो साइड होती है एंगल के आगे वाली उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं और हाइपोटेन्यूस बोलते हैं उसके नीचे वाली। तो ये हो गया P, ये हो गया H। उसी तरीके से ये वाली साइड इसके आगे वाला हो जाता है P और ये हो जाता है H, क्योंकि साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप जब PH रखेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन आएगी और जब R रखेंगे तो ये वाली इक्वेशन। मतलब क्या है कि आप इसकी जगह साइन आई रख सकते हो और इसकी जगह साइन आर रख सकते हो। जब आप साइन इक्वल टू साइन आई रखेंगे तो साइन से साइन जाएगा और आई इक्वल्स टू आर आएगा, जो कि ये दिखाता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अरे भैया कुछ नहीं किया मैंने, खाली ये एक रे लाइट है यहाँ से यहाँ पे क्यू पे टकराई फिर वापस गई, फिर ये एक सरफेस था इसको एच से एच करना कुछ नहीं। आपको टी चाहिए ताकि आप डी टी इक्वल्स टू 0 रख सको और टी आपका तभी निकलेगा जब आप डिस्टेंस निकाल पाओगे। अब डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा h1 और x मान के आप डिस्टेंस निकालोगे। पाइथागोरस लगानी है, पाइथागोरस से आपका टी आ जाएगा। T1 T2 को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपको उसे डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0, आपकी इक्वेशन ख़त्म। वहीं पे लास्ट में लिख देना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इससे जो है एक और क्वेश्चन बनता है वो है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल। ये दोनों क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलते हैं, तो अब इसकी बात भी कर ही लेते हैं लगे हाथ। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्मेट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, पहले तो सबसे पहले आपको फर्मेट प्रिंसिपल कर देना है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए टू मिनिमाइज द टाइम, इसमें भी वही वाला जो पूरा स्टेप है वही चीज़ सब में कॉपी होगा। इसमें भी क्या था, टू मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम इक्वल्स टू 0। इसमें भी यही होगा, मिनिमाइज द टाइम टू सेट डेरिवेटिव ऑफ द टाइम इक्वल्स टू 0। इसमें भी वही करना है, बस का डायग्राम थोड़ा अलग है क्योंकि ये बात कर रहे हैं हम रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो एक रे जाती है लाइट की वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ये जो रे है ये थोड़ी नॉर्मल के साइड मैंने कम करी है ताकि आपको दिखे डायग्राम ढंग से। ये देखिए ये जो डायग्राम है ताकि आपको ढंग से दिख सके, इसलिए मैंने इसका जो वो है वेव उसको थोड़ा कम किया है। तो अब ये और रिफ्लेक्ट होनी थी नॉर्मल की साइड, ये है आपकी नॉर्मल, ठीक है। तो ये आप डायग्राम ढंग से देख लीजिए। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। अब हमने क्या करा है, एक लाइट रे है, एक लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। विद स्पीड भी v1 एंड मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड इज़ v2 थ्रू अ पॉइंट p। मतलब p से पास हुई है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आई है जिसकी स्पीड v1 थी और दूसरे पे गई जिसकी स्पीड v2 है। अब टाइम टेकन बाय रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम a टू p। अब पहले a टू p, वैसे तो हमें a टू b चाहिए पर धीरे धीरे करके जाएंगे a टू p।
देखिए इसमें भी यहाँ x है, यहाँ h है, तो यहाँ पे भी आप पाइथागोरस लगा के ये वाली साइड आराम से निकाल सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जब आपको डिस्टेंस मिल जाएगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लगाएंगे, जो कि क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको चाहिए dt इक्वल्स टू, आप डिस्टेंस वहीं रहने देंगे, अपॉन v। ये v का v आ गया। डिस्टेंस क्या थी आपकी a से p, वो आप निकाल चुके हो। अब टाइम टेकन, अब वैसी चीज़ P2 कैलकुलेट करनी है, T2 आपका आ जाएगा। टोटल टाइम टेकन पुराना वाला पूरा प्रोसीजर है, आपको दोनों को ऐड करना है। उसके बाद जब आप ऐड कर दोगे तो ये V1 V2 है, आपको इसे इसमें कन्वर्ट कर देना है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन थी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, अगर कोई अलग अलग मीडियम है तो उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होंगे, अलग होंगे। तो μ1 इक्वल्स टू C1 अपॉन V1, μ2 इक्वल्स टू C2 अपॉन V2। तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ ले आए। उसी तरीके से इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, तो V1 इधर गया, ये चीज़ यहाँ गई, ये चीज़ यहाँ आएगी। तो अब इस तरीके का आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसलिए दोनों की जो वो है स्पीड वो अलग अलग आएगी। ठीक है, ये चीज़ सेम रहेगी दोनों में। अब हमने जब ये जो फॉर्मूले निकाले, इनको यहाँ डालना है। अब इसे यहाँ डाल के फ़ायदा क्या हुआ, अब देखिए आप C अपॉन μ1 और C अपॉन μ2 आ गया। अब C कॉमन आ जाएगा। अब जब आप इसे इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो, तो जब उसके बाद आपको इसे डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेगा। क्यों, ताकि मिनिमाइज़ कर सके। तो मिनिमाइज द टाइम वी सेट द डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इसे dx बाई dt करेंगे, इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। जब इक्वल्स टू ज़ीरो करेंगे 1 अपॉन सी वहाँ जाके ज़ीरो हो जाएगा। अब आपके पास ये दो टर्म्स बचेंगी, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो ये दोनों हो गए इक्वल। अब दोबारा आपको वही करना है जो आपने पहले किया था, साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है। साइन आर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका जो परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपके हाइपोटेन्यूज। नीचे वाली, ये वाली हाइपोटेन्यूज होगी इस बार, ये वाली परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एंगल के आगे वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये जैसे कोई ट्रायंगल है, तो ये क्या होता है, ये एंगल अगर है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये 90 डिग्री है, इसकी बात, ये जो एंगल होता है इसके सामने वाली हाइट जो है वो परपेंडिकुलर मान जाती है। उसी तरीके से अगर ये होता तो इसके सामने वाली हाइट ये वाली, ये परपेंडिकुलर मानी जाती है। ठीक, अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव जो भी आपके पास आया उसे जीरो के इक्वल रखना है, दोनों को अलग अलग करना है। और जब आप दोनों को अलग अलग कर देंगे, उसके बाद आपको करना क्या है, μ1 μ2 साइन आई साइन आर, ये एंगल निकालना है, आई और आर। ये एंगल निकालने के बाद आपको साइन आई साइन आर की जगह रख देना है μ1 साइन आई μ2 साइन आर। इसी को हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं और इसी को हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये करना है। अरे देखो कुछ नहीं है यार, ए से बी तक गई, बी से ए से पी तक गई, बी से बी तक, आपको दोनों का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्यों निकालना है, ताकि आप टाइम निकाल सको। जब दोनों का टाइम आ जाएगा तो आपको T1 T2 निकाल के इन दोनों को ऐड कर देना है। अब आप T के पीछे क्यों पड़े हो, क्योंकि देखो शुरुआत में आपको dt बाई dx करना है, इसलिए आपका जब ये T निकल जाएगा तो आपको ये वाली वैल्यू इसके इक्वल पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसलिए आपको इसके इक्वल पुट करनी पड़ेगी, जिससे कि C कॉमन आ जाए। अब आपने क्या करा, इन दोनों को ऐड किया, C से C कॉमन आ गया। अब आपको ये जो T की वैल्यू आपके पास परफेक्टली आ गई, T की वैल्यू निकालने के बाद आपको ये इस पर पुट कर देनी है, और ये जो T की वैल्यू इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इक्वल टू ज़ीरो रख देना है, 1 अपॉन सी ज़ीरो पे चला जाएगा। उसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर देना है, फिर इसको साइन आई इक्वल टू साइन आर मान लेना है, यहाँ पे देख के आई और आर। ठीक, उसके बाद सिमिलरली साइन आर भी ऐसी होगा, फिर μ1 S1 साइन 1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ये आई और आर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये बात पता होनी चाहिए। इस कॉल्ड स्नेल्स लॉ, यही आपका स्नेल्स लॉ है। इससे बाहर पेपर में नहीं पूछता है वैसे तो, फिर भी अगर आप एक बार पढ़ना चाहें तो इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ये ट्रांसमिटेड, ये एक बार ये मैंने बता दिया है आपको, और ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वो सो, बाकी इससे बाहर ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। इसी के साथ अब ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है।